तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अगेन मैं आया हूँ आज आपके पास दोबारा सॉल्यूशन लेके क्लास 10th के मैथ्स के पेपर का। ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 10th मैथ्स पेपर जो कि हुआ था 21 यानी कल। ठीक है, सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को अगेन रिप्लाई करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स पेपर क्लास 10th सेट 3 कोड नंबर 30/4/3। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, देयर आर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x = 5y + 6 एंड 15y = 6x - 18। और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट और ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। सो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखो 10th क्लास में हमने रेशियो वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है। If this ratio is all the ratios are equal, the lines are coinciding line. Okay, and if this ratio is not equals to, then lines are intersecting. But it is not equals to C1/C2, then we can say lines are parallel. Okay, so these three conditions we need to remember for this question. But before solution we have to calculate a1, b1, c1, a2, b2, c2. So in this equation we can write in this form equation, this one. ठीक है, और इस इक्वेशन को we can write as 6x - 15y - 18 = 0. So from these equation we can find a1 as 2, b1 -5, c1 -6, and where a2 is 6, b2 is -15, and c2 is -18. So now we calculate the ratio. Okay, so a1/a2 is 2/6, that means 1/3. b1/b2 -5 upon -15, again it is 1/3. Okay, and c1/c2 it is -6 upon -18, so it is again 1/3. So all the three ratios are equal, that means lines are coinciding line. That means for the first question the option C is correct option. Understood? तो बेटा सिंपल सी बात है, ये तीन रेशियोज आपको लर्न रखनी है और इन इक्वेशंस में a1, b1, c1, a2, b2, c2 कैलकुलेट करके यू नीड टू कैलकुलेट द रेशियोज. ऑल द थ्री रेशियोज आर कमिंग इक्वल, देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसाइडिंग. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन सर्कल गिवन है आपके पास और ये एक सेकेंड टेंजेंट एंड दिस इज 30° एंगल इज गिवन और आपसे पूछा है TA की लेंथ. तो बेटा बहुत सिंपल है, हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है यहाँ पे. हमारे वी नो दैट दिस इज ऑफ 90° एंगल OAT इज इक्वल्स टू 90° एज वी नो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम. The radius to the point of contact on the tangent is always perpendicular. Okay, so we need to find TA. This means this base we need to calculate. तो and hypotenuse is given. तो hypotenuse और base किस में आता है बेटा? cos में. तो we can write cos 30 is equals to base upon hypotenuse. That means cos 30 की वैल्यू √3/2 and this TA we need to calculate. OT is 4. So we can write 4√3/2 this TA, and by calculating it will be 2√3 equals to TA. So the option A. So for this question option A is correct. And beta this is question number 3. and question number 3 में आपसे पूछा the ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number. So first we need to find the least composite number. As we all know composite number कौन से नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती हैं. ओके, और प्राइम नंबर्स जिनके एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, नॉट इंक्लूडिंग 1. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो ये आएगा 4 और लीस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो इट इज़ 2. तो अब इन दोनों का पहले तो आपको HCF कैलकुलेट करना है. तो HCF ऑफ 4 and 2 is 2 and LCM is 4 and 2 is 4.
एज वी नो बहुत इजी है ये, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अब इन दोनों की रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, तो HCF इज टू LCM इज 2:4, 2:4 की जब आप करोगे कैलकुलेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इट विल बी 1:2। सो इसमें ऑप्शन ए 1:2 इज ऑप्शन ए। सो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। पोल दिया हुआ है, एक हाइट 6 मीटर हाइट का पोल है, एंड यू हैव द शेडो ऑफ दिस पोल इज 2√3 अलोंग द ग्राउंड। और आपसे पूछा सन का एलिवेशन क्या होगा। सन का एलिवेशन मतलब दिस एंगल इज आस्क्ड। तो अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए व्हाट कैन वी डू, हमारे पास दो चीज़ें हैं, देखो भाई, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर आते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, तो 6/2√3। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 3/√3 एंड दिस विल बी √3। तो 10√3 कितने डिग्री पे होता है बेटा, इजी सा क्वेश्चन। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स द सन एंगल एलिवेशन इज बी 60 डिग्री। सो ऑप्शन ए, अगेन फोर्थ का ऑप्शन ए इज करेक्ट, 60 डिग्री एंगल। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आपसे दो ट्रायंगल गिवन है, दोनों सिमिलर है। ओके, और सिमिलर जब ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है और साइड जब पूछी हो कोई भी, तो यू नो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइड्स की रेशियो फॉर्म करते हैं। अब साइड्स की रेशियो फॉर्म करने में हमें एक चीज़ याद रखनी है बस, कि ये जो नेमिंग की हुई है ना ट्रायंगल्स की, इनके अकॉर्डिंग ही हमें साइड्स को रेशियो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो फॉर्म करनी है। तो अकॉर्डिंग टू ABC और जब QPR पैरेलल है, तो वी कैन राइट AB/QP इज इक्वल टू BC/PR and AC/QR. Now what we need to find is, we have AC is here, and we have QR is here, and we have BC and PR we need to find. So we can take both of these ratio. So BC/PR is equals to AC/QR. So BC is what, 5 centimeter, PR is X, AC is 6 and QR is 3. So the value of X, this will be the 5/2 centimeter. So 5/2 means 2.5. 2.5 means option B. So the answer is option B for this question. So question number 5, option number B is correct. Number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, एंड वी नो द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस पॉइंट। अगेन अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो x2 - 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट इज 36 प्लस 64, दैट इज 100 का अंडर रूट, एंड इट विल बी 10 units. So answer will be 10 units, and we have D option. So 6 का option number D is correct. Question number 7, एक AP आपको given है, √7, √28, √63, and the question asks the next term of the AP. Next term मतलब fourth term आपको find करनी है. Okay, now listen, √7 को we can write as √7. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. √28 को we can write 2√7, √63 को we can write 3√7. So next term will be, आप accordingly अगर आपको जल्दी, क्योंकि MCQ में आपको ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है क्वेश्चन, आप तो इसको next term we can write as 4√7. And 4√7 को if you write in root, तो it will be 16 into 7, and 16 into 7 will be √112. So the option D is correct. So for question number 7, the option D will be correct. Okay. Next question, sec² थीटा माइनस cosec² थीटा ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। तो sec² थीटा माइनस 1, वी नो द फॉर्मूला इज tan² थीटा। Okay, and cosec² theta minus 1 is the formula of cot² theta, and when we multiply both of them, you can convert this cot theta into tan theta. As we know, cot theta is equal to 1/10, so cot² theta is 1/tan² theta, and when we cancel out both of these, we will get 1 as a answer. So the option is B. So remember, question number 8, option B is the correct answer. This is question number 9. Two dice are thrown together. Two dices are thrown together. This means what? Total outcome will be 36. Okay. So total outcome is 36.
एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 2, मतलब जो दो नंबर आएंगे उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 3। तो वी आई ऑलरेडी राइट द फेवरेबल आउटकम, तो क्या लिखा हुआ है 1 4, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, मतलब आपको वो सारे पेयर लिखने हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 होना चाहिए। तो आई हैव रिटन ऑल द फेवरेबल आउटकम 1 4 2 5 3 6 4 1 5 2 6 3। अब इन सब के बीच का डिफरेंस यू कैन कैलकुलेट, हमेशा 3 ही आएगा। सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स वी हैव? So we have favorable outcome is 1 2 3 4 5 6, so 6 favorable outcome, so probability will be 6 by 36, that is 1 by 6, so 1 by 6, where is 1 by 6? Yes, option C, so 9th का option C is correct answer, 1 by 6। and again a very easy question आपसे पूछा है कि a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, the total card is 52, the probability that the card drawn is not an ace, ace नहीं होना चाहिए बेटा, तो ace नहीं होना चाहिए, तो we know that 52 cards में ace कितने होते हैं, टोटल 4 ace होते हैं, तो आप सिंपली क्या करो 52 में से 4 माइनस कर दो, so you will get 48, तो probability फाइंड करनी है तो it will be 48 अपॉन टोटल, ठीक है, तो 48 and 48 upon 52 will be 12 upon 13, so the answer will be 12 upon 13, yes D, so option D। नंबर 12 अगेन चैप्टर नंबर 4 से बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 मान लो, चैप्टर नंबर 2, ओके। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। एज वी नो व्हेन अल्फा एंड बीटा इज जीरो, तो सम ऑफ द जीरोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी अपॉन ए वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट इन दिस इक्वेशन आपके पास x कहीं भी नहीं है, तो हमने एक x इसमें अप्लाई कर लिया 0 into x सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो आर b is coefficient of x, that is 0, and a is the coefficient of x square, that is 1, so answer will be 0, so this is the option D, so for 12th question option D is the correct option। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 30, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि 1 अपॉन अल्फा या 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालो, या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें हमें याद रखना चाहिए हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज होगा ही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में भी व्हेन वी सोल्व दिस, तो विल गेट एलसीएम एज अल्फा बीटा एंड ऊपर आपका आएगा बीटा प्लस अल्फा, सो वी नीड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हियर, और वो कहाँ से आएगा, वो आएगा ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एज वी नो सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इन दिस question b is -3, so -3 upon a is 4, so it will be 3 by 4, and product of zeros is always equal to c by a, so in this equation c is -7 and a is 4, so this is -7 by 4, and हमसे पूछे इसकी वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 3 by 4, तो विल राइट 3 by 4 here, and alpha into beta is -7 by 4, so -7 by 4 here, 4 से 4 cancel out and we'll get -3 by 7 as a answer, so -3 by 7 option D, so 13th का option D is the correct answer। 13 क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमीसर्कल ऑफ अ डायमीटर D, सेमीसर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो पहले तो हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, सेमीसर्कल का एरिया ऑफ अ सेमीसर्कल, एरिया ऑफ सेमीसर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर बाय 2, एज वी नो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, बट आर कितनी है, तो डायमीटर अगर आपका डी है तो आर विल बी डी बाय 2, सो विल राइट हाफ पाई आर इज डी बाय 2, तो डी बाय 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज द फॉर्मूला, तो 1 बाय 2 पाई, इसका करोगे तो डी स्क्वायर बाय 4, सो यू विल गेट 1 बाय 8 pi d square, so this is the area of semicircle, so option D C, sorry, so 14th का option C is the correct answer। 1 by, this is question number 15, आपको एक टेबल गिवन है, मार्क्स बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और आपसे पूछा मॉडल क्लास फाइंड करनी है, तो बेटा मॉडल क्लास के लिए ना पहले आपको इस टेबल को एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना होगा, ये लेस देन वाली टेबल है, मार्क्स बिलो लिखे हुए हैं ना, सो यू वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन क्लास इंटरवल वाली सीरीज, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज, एंड वी हैव दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो फ्रीक्वेंसी विल बी राइट हियर। तो देखो CF गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दिस इज CF जो गिवन है, दिस इज CF 3 12 27 57 75 एंड लास्ट में 80, दिस इज CF, एंड मार्क्स में विल राइट द क्लास इंटरवल नाउ, मार्क्स बिलो 10, दैट मीन्स वी कैन 10 का गैप है ना, तो वी कैन राइट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
and 50 to 60. So this will be our interval and frequency find करनी पड़ेगी because model class find करनी है तो highest frequency आपको the class with highest frequency is the model class, तो उसके लिए frequency you must know. तो frequency के लिए we write 3 here, then 12 minus 3 it is 9, 27 minus 12 it is 15, 57 minus 8 this is 30, this is 20 and this is 5. So this will be your table. अब इसमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है बेटा 30, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 तो मॉडल क्लास विल बी 30 to 40. दिस विल बी योर मॉडल क्लास. तो पहले हमें इस सीरीज को कन्वर्ट करना था एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, देन हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करके क्लास इंटरवल को शो करना है. तो इसमें ऑप्शन है आपका दिस इज ऑप्शन नंबर सी 30 to 40. So question number 15 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 सर्कल वाले चैप्टर में से. अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आपको एक फिगर गिवन है इसके अंदर एंड दिस इज 25 डिग्री एंगल एंड वी नो ये एक डायमीटर है, ठीक है. सेंटर ओ से जा रही है रेडियस आज वी नो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का. और आपसे पूछिए एक्स की वैल्यू, तो ये ट्रायंगल बना ये 90 डिग्री ये 25 डिग्री एंड दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 90 plus 25 by exterior angle property and the answer will be 115. So 115 that means option D. So 16th का option D is the correct answer. So बेटा this is question number 17. एक फिगर गिवन है अगेन, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट की लेंथ दी हुई है और आपसे पूछा लेंथ ऑफ बीसी. बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बताती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड सो इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द इक्वल रेशियो. ये बीपीटी की स्टेटमेंट है. तो बीपीटी के अकॉर्डिंग बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू एसी सो वी कैन राइट बीपी अपॉन एपी ओके इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन सी क्यू. वाई? बाय BPT, that means basic proportionality theorem. Now we have BP as 4, AP is given as 2.4, BQ is 5 and CQ we need find. So CQ will be 5 into 2.4 divided by 4. So यहाँ से आप जब कैंसिल आउट करोगे तो 4 6 तो it will be 30, that means 3. CQ will be 3 and आपसे लेंथ पूछिए बेटा BC की, तो BC इज इक्वल्स टू, अब ये 3 आ गया तो 3 + 5 दैट इज 8 सेंटीमीटर. सो 8 सेंटीमीटर दैट मीन्स ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. तो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. 3 पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल आइसोसेलेस स्केलन या इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं. एक इजी सा सॉल्यूशन है कि आप ग्राफ पे प्लॉट करके यू कैन इजीली फाइंड कि किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है. बट अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन करना था उसको आपको चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है. तो 3 पॉइंट गिवन है, तीनों पॉइंट के डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं. डिस्टेंस फार्मूला से सिंपली यू नो द डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. एंड जब हमने तीनों साइड कैलकुलेट की तो ये दो साइड्स जो है हमारी इक्वल आ रही है. दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी. दैट मीन्स इफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल then a triangle is an isosceles triangle. So option B is the correct option for question number 18. So बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आपसे पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना. लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो लीप ईयर में टोटल पहले देखेंगे दिन कितने होते हैं. 366 डेज होते हैं. ठीक है, इस 366 डेज को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 52 वीक्स प्लस 2 डेज. अब ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ना बेटा, ये 2 एक्स्ट्रा जो डेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. इट कैन बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे संडे मंडे. सो ये 7 आउटकम्स आ सकते हैं. दिस कैन बी द केस. ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ना वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. ओके, सो टोटल हाउ मेनी आउटकम्स भी है 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल 7. और इसमें संडेज पूछे हैं ना, तो संडे बेटा देखो कितनी बार आ रहा है. एक यहाँ पे संडे आ रहा है, दिस इज संडे एंड दिस इज संडे. सो 2 बार संडे आपको दिख रहा है. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज 2/7. सो असर्शन में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज 2/7. यस, असर्शन इज करेक्ट. एंड नाउ द टर्म
ऑफ रीजन को देखते हैं। रीजन में बोला है कि नॉन लीप ईयर में 53 संडेज 5/7। तो देखो बेटा नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें तो नॉन लीप ईयर में डेज होते हैं 365 और 365 डेज को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब 1 डे व्हाट कैन बी द 1 डे, वो 1 डे क्या हो सकता है, तो 1 डे के अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब संडे कितनी बार आ रहा है इसमें, संडे इज कमिंग ओनली वंस, तो 1/7, सो दिस विल बी 1/7 और रीजन में लिखा हुआ है इट विल बी 5/7, सो वी कैन से द रीजन इज रॉन्ग। तो assertion is true and reason is wrong, so option C. So for question number 19 option C is the correct answer. Question number 20 क्वेश्चन में अगेन assertion reason वाला क्वेश्चन है और assertion दिया हुआ है, assertion is कि if A, B, C are in AP then 2B equals to A plus C. So yes, this is correct as we know that इसमें क्या होता है बेटा, देखो B माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू C माइनस B, ठीक है, और यहाँ से इस B को आप इधर लेके आओगे तो इट विल बिकम 2B C माइनस C प्लस A. So this is the correct assertion is correct and reason लिखा हुआ है the sum of first n odd natural number is n square. Sum of odd natural number. अब देखो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर अगर हम डिराइव करें तो ऑड नेचुरल नंबर 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन पूछा गया। अब सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स तक अगर हम डिराइव करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता तो यू कैन राइट, देखो Sn इट इज n/2 2 into A plus n minus 1 into D. D will be 2. Okay, so n/2 this is 2 plus 2n minus 2, 2 से 2 cancel out and this is n/2 into 2n, so it will be n square. The sum of n odd natural number is n square. Again reason is also correct, so assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of A. Okay, so we can say the option number B, that A and R both are true but R is not correct explanation of A. So 20 का option B is correct answer. And beta now we are going to start section B. Section B 2 marker questions है और इसके अंदर question number 21 सब A part बहुत ही easy question है, बहुत बार कर चुके हैं, MCQ में भी आया हुआ है। 2x² - 9x + 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे क्वेश्चन में पूछा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। सम ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a के इक्वल। सो इस इक्वेशन में अगर हम b की बात करें तो b विल बी -9 माइनस इंटू -9 एंड a विल बी 2 द कोफिशिएंट ऑफ x², सो इट विल बी 9/2 एंड c is 4 and a is 2, so it will be 2. So we can say sum of the root is 9/2 and product of roots is 2. So this is the solution for question number 21 part A. Okay, and और पार्ट में सेम का क्वेश्चन दिया हुआ है बी पार्ट, इक्वेशन इज 4x² - 5 और आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दिस विल बी द इक्वेशन of the standard form because x वाला टर्म नहीं थी तो we add up the x वाली टर्म with the coefficient of 0। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, that means d, और d का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, b² - 4ac। अगेन वी नो b is the coefficient of x, so 0 का स्क्वायर -4, a will be 4 and c will be -5। so when you calculate d it will be 4 4 is 16, 16 5 is 80 and minus plus, so it will be 80. So discriminant will be 80. But इसमें एक चीज और बोली है, hence comment on the nature of root and we know that d is greater than 0. तो nature of root क्या होंगे, 2 distinct real root. So the roots will be real and distinct also. So 2 distinct real root will be there because d is greater than 0. So this is the solution for question number 21, A part and B part both. I hope you understand the solution. और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको सिंपली एक ये दी हुई है और आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो व्हेन थीटा इज 45। तो व्हाट वी कैन डू, हम सिंपली
थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं हर एक टर्म में, 3 कोसेक 45 डिग्री, स्क्वायर लगा देना 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। अब यू नो द वैल्यू 45 डिग्री, आपको हाँ वैल्यू आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सेक 45 इज √2, तो √2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 3 कोसेक, कोसेक अगेन √2, सो इसके पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, -2। अच्छा साइन 45 विल बी 1/√2 एंड कॉस 45 अगेन 1/√2, सो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 into 1/2, so this will be 4 plus 3 to the 6 minus 1, so it will be 9, so answer will be 9 for this question. Okay, and now beta same question number 22 part B और वाला ऑप्शन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन माइनस कोस इक्वल्स टू 0 गिवन है और आपसे पूछे वैल्यू साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की। तो फर्स्ट थिंग विल डू, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी कैन राइट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड साइन एंड कोस बोथ आर इक्वल। कब, कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं बेटा, 45 डिग्री पे। यस 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं, तो थीटा विल बी 45 पे है। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो व्हाट वी कैन डू, ये थीटा की वैल्यू 45 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन 45 का पे पावर 4, अब पावर 4 है तो पावर 4 आपको अप्लाई करनी है। ओके, कोस 45 डिग्री पे पावर 4 एंड वी नो द वैल्यू साइन 45 1/√2, इस पे पावर 4 प्लस यहाँ पे भी 1/√2 और इस पे पावर 4। ओके, तो 1/√2 पे पावर 4 विल बी 1/4 और यहाँ पे भी इट विल बी 1/4। ओके, अच्छा √2 पे पावर 1 पे तो पावर देखो 1 ही रहेगी, √2 पे पावर 4 रहेगी आपकी 2। ठीक है, सॉल्व कर लेना और व्हेन वी ऐड अप विद एलसीएम इट विल बी 2/4 और यहाँ से आंसर आएगा आपका 1/2। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 22। एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपसे पूछा है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो 2 बार टॉस किया है फेयर कॉइन को, तो जब 2 बार टॉस किया तो पहले हम आउटकम ही बना लेते हैं। तो आउटकम इज HH TH और TT, तो टोटल आउटकम विल बी 4 और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है बेटा एक हेड भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, और एक से कम भी हेड आ सकते हैं। एक से कम का मतलब है हेड 0 भी हो सकता है। तो HT TH TT ये आपके 3 फेवरेबल आउटकम होंगे। एटमोस्ट का मतलब यही होता है बेटा, आपको वो भी ऐड करना है और उससे कम वाले भी ऐड करने हैं। तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है एक हेड और एक से कम है, एक से कम मतलब 0। तो दीज 3 विल बी योर फेवरेबल आउटकम। तो क्वेश्चन में पूछा है एटमोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल है आपके 3 और टोटल है आपका 4, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपसे पूछा है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो 2 बार टॉस किया है फेयर कॉइन को, तो जब 2 बार टॉस किया तो पहले हम आउटकम ही बना लेते हैं। तो आउटकम इज HH HT TH और TT, तो टोटल आउटकम विल बी 4 और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है बेटा एक हेड भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, और एक से कम भी हेड आ सकते हैं। एक से कम का मतलब है हेड 0 भी हो सकता है। तो HT TH TT ये आपके 3 फेवरेबल आउटकम होंगे। एटमोस्ट का मतलब यही होता है बेटा, आपको वो भी ऐड करना है और उससे कम वाले भी ऐड करने हैं। तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है एक हेड और एक से कम है, एक से कम मतलब 0। सो दीज 3 विल बी योर फेवरेबल आउटकम। तो क्वेश्चन में पूछा है एटमोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल है आपके 3 और टोटल है आपका 4, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। ओके, नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ बेटा आपको, द 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर एलसीएम इज 180 एंड व्हाट इज द एचसीएफ। ओके, 2 नंबर्स की रेशियो दी हुई है, तो लेट अस सपोज 2 नंबर A एंड B और इनकी रेशियो है 2:3 और एलसीएम ऑफ A एंड B इज गिवन एज 180 एंड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। देखो नंबर्स नहीं दे रखे, नंबर्स की रेशियो गिवन है, तो नंबर्स की रेशियो गिवन है, तो A को लेट कर लेते हैं 2x एंड B को लेट कर लेते हैं बेटा 3x। अब जब इनको लेट कर लिया A और B को, तो एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। सो व्हाट वी कैन डू हियर, A इज 2x, B इज 3x, एलसीएम इज 180 एंड व्हाट इज HCF here? HCF तो वी हैव टू कैलकुलेट, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम HCF निकालें तो अकॉर्डिंग टू देम HCF, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा आपको 2x और 3x में, तो कॉमन इज x, तो HCF विल बी x, तो इट विल बी x here, तो x से x कैंसिल आउट,
तो इट विल बी 6x इक्वल्स टू 180 एंड x विल बी 30. तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 30. तो द नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएंगे बेटा आपके, a इज 60 and b is 90. Okay, so these they are the number and you have to find the HCF of these number. तो HCF हमारा कितना था, x था, तो HCF will be 30 only. तो HCF कितना आ जाएगा इन दोनों का, HCF of 60 and 90 will be 30. Understood? Question number 25. If one zero of the polynomial is reciprocal of the other. देखो चैप्टर नंबर 2 से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ओके, अब इसमें भी दिया हुआ है कि द जीरो ऑफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. दैट मीन्स लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स. तो बीटा जो होगा वो आपका 1/x हो जाएगा, यानी 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक रेसिप्रोकल दूसरे एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला लगाओ. दिस इज अल्फा कितना है, x है, बीटा कितना 1/x, और c इज दिस माइनस k -2 एंड a इज 6. यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, नाउ अब इसको जब सोल्व करोगे तो इट विल बी 1. तो माइनस के, माइनस को ओपन कर दो, +2 अपॉन में 6. दिस 6 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड हेयर, माइनस के +2, के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, और 2 - 6 दिस विल बी -4. तो द फाइनल वैल्यू ऑफ k विल बी -4. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 26. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन C. सेक्शन C 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और अगेन जीरोस के बीच में रिलेशन है कि एक जो जीरो है वो दूसरे का 6 टाइम है. तो अगेन वही लेट करना है, लेट अल्फा इज x, और जो बीटा है वो इसका 6 टाइम्स है, तो 6x हो जाएगा. ठीक है, अल्फा और बीटा गिवन है और आपको ये फाइंड करना है. तो आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो सिंपली यू कैन, देखो कुछ भी लगा सकते हो. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, -b/a. तो अल्फा आपका x हो गया, बीटा आपका 6x इक्वल्स टू -b. -b मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज -14 अपॉन a इज x² का कोफिशिएंट दैट इज p. तो इट विल बी 7x इज इक्वल्स टू 14/p. तो x विल बी 2/p. एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, x इक्वल्स टू 2/p. डिवाइड करके 7 से 14 को डिवाइड करोगे 2. नाउ अनदर थिंग, सेकेंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a. तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स व्हाट, अल्फा कितना है बेटा आपका x, और बीटा कितना है 6x, और c/a, c है आपका 8 कांस्टेंट टर्म एंड a इज p. तो इट विल बी 6x² इज इक्वल्स टू 8/p. इज इट क्लियर? सो x की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे क्या थी, 2/p. तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x की जगह 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p. अब इसको आप सोल्व करोगे तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p² इज इक्वल्स टू 8/p. तो देखो 4 2 ज़ा 8, p से कैंसिल आउट, तो 6/p इज इक्वल्स टू 1, सॉरी नॉट 1, इट इज़ 2. तो p 2 से ये जाएगा 3, तो p की वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी 3. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 और लिखा हुआ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल. ठीक है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट. एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज दिस वन. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है OP, आपको शो क्या करना है, टू शो और टू प्रूव दैट OP बाइसेक्ट एंगल P इन द अबव डायग्राम. ठीक है, PQ और PR दोनों टेंजेंट है. सिंपल हमें क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया हुआ, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो. इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है, वी नो दैट PQ एंड PR आर इक्वल. PQ इज इक्वल टू PR. क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ऑल्सो राइट. OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. And third thing, OQ is equals to OR. OQ is equals to OR. They are the radii of the same circle.
तो तीन चीज़ें इक्वल होने पे ये ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाय side criteria. Now the triangles are congruent, so we can say that angle RPO, here I am writing angle RPO is equals to angle QPO by CPCT. Okay, so we can say that OP bisect angle P. दिस इज द सॉल्यूशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा 3 मार्कर में. सिंपली आपको इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना था बिकॉज प्रूव करना है कि ओपी बाइसेक्ट करेगी एंगल पी को. तो सिंपली हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और बाय सीपीसीटी से दोनों एंगल्स को इक्वल शो कर दिया. ठीक है. नंबर 28 अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है. 2 कोसेंट्रिक सर्कल, रेडियस 5 और 3 और लेंथ ऑफ द कॉर्ड. लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच करती है. तो डायग्राम अकॉर्डिंगली इस तरह से बनाना है आपको. और आपको दोनों सर्कल की रेडियस भी गिवन है. तो दिस स्मॉलर रेडियस वी नो दैट ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर बिकॉज रेडियस है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इट विल बी परपेंडिकुलर. ओके. और इसकी लेंथ है 3 और इसकी लेंथ है 5. तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर. तो वी कैन राइट ओ क्यू स्क्वायर is equals to QP square plus OP square. So from here it is 5 का square, QP we need to find and OP is 3 का square. So 25 minus 9 का under root will get QP and it will be 4 centimeter. So QP will be 4 centimeter. And we know that perpendicular on the chord bisect the chord. So we can say that OP bisect QR. So from this we can write that QR will be twice of QP and QP we already calculated here that 4, so it will be 8 centimeter. I hope you understand the question. सिंपल था बेटा. ये रेडियस छोटे सर्कल की और बड़े सर्कल की रेडियस दोनों गिवन थी. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी कैलकुलेटेड QP और इसका ट्वाइस कर दोगे तो यू विल गेट QR. ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है कोड को. अंडरस्टूड बेटा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म. फर्स्ट टर्म इज 14, फिफ्थ टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 62. तो हमें पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. सो सिंपली वी नीड टू फाइंड एन. एन आपको फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा. वी हैव टू इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d and it is equals to 2 and we have first term we have minus 14 plus 4d equals to 2 and 4d equals to 16. ये उधर जाके ऐड हो जाएगा और d will be 4. So common difference is 4 and a is minus 14. Now we have last term 62. So we will put the formula of an का formula क्या है, a plus n minus 1 into d. an we have 62, a we have minus 14 and we need to calculate and d we have 4. So we simply 62, ये 14 इधर आके प्लस ऐड होगा, ये 4 इधर आके डिवाइड होगा. तो n minus 1 is equals to this one. तो 62 plus 14 76 divided by 4 equals to n minus 1. This will be 19 n minus 1 and n will be 20. So there are 20 terms in that AP. So final answer will be 20. बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट, पी पार्ट. AP गिवन है, डिक्रीजिंग AP है और आपसे पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म. विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. कौन सी टर्म है. तो बेटा बेसिकली हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो वी अज्यूम दैट nth टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी और इट शुड बी लेस, नेगेटिव है तो इट शुड बी लेस देन 0. तो हम an को लेस देन 0 लेके चलते हैं. अब an का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे. an इसमें a कितना है, वेरी गुड 65 प्लस n माइनस 1 और d बेटा है, d इज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 61 माइनस 65 यू विल गेट माइनस 4. सो d विल बी माइनस 4. इट शुड बी लेस देन 0. ओके. हमने सिर्फ क्या किया है, nth टर्म को लेस देन 0 ले लिया क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें कैलकुलेट करनी है. तो n माइनस 1 है, यू कैन राइट 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0. तो 65 प्लस 4 69 और ये माइनस 4n उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, इनइक्वालिटी के उधर. अब तो 69 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन n. ये साइन का याद रखना बेटा, साइन केयरफुली लगाना है आपको.
तो जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और बचेंगे 2 4 8 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28.17.25 ग्रेटर देन n, यानी n इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 17.25 से बड़ा। और वी नो दैट n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, n इज ऑलवेज ग्रेटर, n इज ऑलवेज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 18। तो 18 विल बी, तो देयरफॉर वी कैन से दैट 18 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। बुक का क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, नेगेटिव टर्म जब भी पूछा हो तो आपको an लेस देन 0 लेके an का फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन से एक बड़ा इंटीजर चूज करो और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 18 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 30A पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव करना है sin a माइनस 2 sin क्यूब a इक्वल्स टू और अपॉन डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल्स टू 10a, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है sin a माइनस 2 sin क्यूब a डिवाइडेड बाय cos a माइनस 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ओके। सो फर्स्ट व्हाट वी डू, हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? sin a, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है, और नीचे से हम कॉमन लेते हैं cos a, तो क्या बचेगा कॉमन? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये कॉमन आ गया। अब sin अपॉन cos से तो हमें 10 मिल जाएगा, हाँ 10 हमें प्रूव करना था, 10 आ गया, बट इस टर्म को क्या करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर a को हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। कैसे? 1 माइनस cos स्क्वायर a, आपको फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर a का 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो हमने sin स्क्वायर a की जगह फॉर्मूला लगा दिया, और जो डिनोमिनेटर है इसको आप एज इट इज ही लिखा रहने देंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, tan a तो हमारे पास ऑलरेडी है, tan a, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में लिखो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे तो tan a, अब आप देखोगे ये वाली ब्रैकेट इसका इक्वल आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर a और 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? tan a, इट इज प्रूव्ड, ओके। सो दिस इज द प्रूव ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर अगेन 30 का बी पार्ट, बी मतलब और वाला पार्ट, इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो अगेन सॉल्यूशन करेंगे तो LHS लेके चलते हैं, तो sec a 1 माइनस sin a और sec a प्लस tan a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, sec a को 1 से करोगे तो कितना आएगा बेटा? sec a, sec a को sin से करोगे तो कितना आएगा? sec a इंटू sin a, ओके। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? sec a प्लस tan a, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो sec a, इसको अगर मैं 1 अपॉन cos लिख दूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा sin a अपॉन cos a, और यहाँ क्या है? sec a प्लस tan a, तो बेटा ये बन जाएगा यहाँ पे sec a माइनस tan a, और यहाँ हमारे पास है sec a प्लस tan a। अब फॉर्मूला लगाओ भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कितनी होती है? 1। हो गया प्रूव, सिंपल क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन किया, sec को cos में कन्वर्ट करके sin बाय cos, tan होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका आंसर 1। तो क्लास दिस इज क्वेश्चन नंबर 32A पार्ट, और इस सेक्शन डी स्टार्ट किया बेटा। सेक्शन डी 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन डी में द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32A पार्ट, एंड इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल PQR n is point on PR such that QN is perpendicular to
पी आर, ठीक है। क्यू एन परपेंडिकुलर गिवन है क्यू आर के, और गिवन क्या है कि पी एन इंटू एन आर इक्वल्स टू क्यू एन स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे ना बेटा इसका, तो देखो जो चीज़ गिवन है उसको लेके चलते हैं। पी एन इंटू एन आर इज इक्वल्स टू गिवन है क्यू एन स्क्वायर, ओके। सो वी कैन राइट पी एन, अब यहाँ से एक क्यू एन को इसके डिवाइड में लेके आ जाओ और इस एन आर को यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो यू कैन सी दैट पी एन अपॉन क्यू एन एंड क्यू एन अपॉन एन आर। अब हम बात करते हैं बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स की, इन ट्राइंगल्स पी क्यू एन, पी क्यू एन, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू एन लिया है बेटा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, हमने जब पाइथागोरस थ्योरम वाली को किया था तो हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। बट सिमिलर कैसे होते हैं, ये वाला जो एंगल है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल की पी एन अपॉन क्यू एन और क्यू एन अपॉन एन आर रेशो इक्वल है साइड्स की, और ये एंगल 90-90 का गिवन है। दैट मीन्स एंगल पी एन क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एन आर ईच 90। तो व्हाट वी कैन राइट दैट ट्राइंगल पी क्यू एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एन आर, बिकॉज साइड्स की रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाय एसएस क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके। अब जब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है तो जब हम इन तीनों ट्राइंगल में एएसपी अप्लाई करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी कितना है बेटा एक्स, पी क्यू आर पूरा ए एक्स प्लस वाई, और एंगल आर इज वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 एंड 2 कॉमन लेके वहाँ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और x प्लस वाई को ऐड करने पे क्या आएगा बेटा, x प्लस वाई को ऐड करने पे विल गेट आर एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर आ गया आपका 90 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। सिंपली आपको कुछ नहीं करना था बेटा, आपको ये गिवन थी, इसमें साइड्स की रेशियो बना के इन दोनों एंगल को इक्वल करके ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर करने के बाद यू जस्ट अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। बस हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम जो हमने की थी तो उसमें दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। इज इट क्लियर? और यहाँ पे मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्यूशन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 बी पार्ट, सेम क्वेश्चन है और वाला पार्ट गिवन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 से आपको एक फिगर गिवन है, फिगर में आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ बीडीसी इज इक्वल्स टू एओ अपॉन ओडी। ये आपको प्रूव करना है, मैंने लिखा हुआ है टू शो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है हाँ, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, आप कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में व्हाट वी डिड, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। डी से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट मीन्स डी एन इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एंड पॉइंट ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो वी जस्ट ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट डी एंड ए ऑन द साइड बी सी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको इन दोनों ट्राइंगल्स की रेशियो निकालनी है ना। तो व्हाट वी डू, हम सिंपली ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्राइंगल बी डी सी का एरिया लिखते हैं। अब वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी सी का जब एरिया फाइंड करेंगे तो वी कैन राइट हाफ into base, base is BC and height is AM. Similarly BDC का एरिया लिखेंगे तो अगेन हाफ into base again BC and height is DN. So by cancelling out these term we'll get AM upon DN. So this is area upon ABC upon BDC is AM upon DN. बट हमें तो AO upon DO लेके आना है बेटा, तो करेंगे कैसे, देखो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। छोटे ट्राइंगल डी एन ओ, इन ट्राइंगल डी एन ओ एंड ट्राइंगल
AMO। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में यू कैन सी दो एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं, तो टू एंगल्स आर ऑलरेडी इक्वल। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा और ये 90 डिग्री यहाँ पे और ये 90 डिग्री यहाँ पे, दे बोथ आर इक्वल। सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल DON इज इक्वल टू एंगल AOM। यू कैन राइट इट वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? एंड देन एंगल DNO is equals to angle AMO. You can write each 90. So when the two angles are equal, so we can write triangle DNO is similar to triangle AMO by AA. Now the triangles are similar, so what we can do, हम sides की ratio लिख सकते हैं by CPST. It means that DN upon AM is equals to NO upon MO is equals to DO upon AO by CPST. ठीक है, congruent part of similar triangle, sorry, corresponding part of similar triangle. Now from these two ratio we can write that AM upon DN is equals to AO upon DO, isn't it? Now this is your first equation and this is your second equation. So area of ABC upon BDC is equals to AM upon DN and AM upon DN is equals to AO upon DO. So we can equate both of these. So we can write area of ABC divided by area of BDC is equals to AO upon DO. So this is the solution for question number 32B part. Question number 33 again 13 chapter से question दिया हुआ surface area. A wooden article was made of scooping out a hemisphere from each end. देखो एक cylindrical figure है और दोनों end से hemispherical scoop को cut out किया है, तो और height of the cylinder is 10 cm और radius is 3.5. So R is radius, height is 10. आपसे पूछा बेटा total surface area of the article find करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करोगे TSA ऑफ आर्टिकल, तो हाउ यू कैन फाइंड इट? देखो TSA ऑफ आर्टिकल में वी हैव टू ऐड CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस देखो ये हेमिस्फीयर स्कूप आउट हुआ है, ये भी स्कूप आउट हुआ है, तो इन दोनों के सरफेसेस भी ऐड होंगे, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर्स। अब 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, ओके। तो CSA ऑफ सिलेंडर वी ऑल नो 2 पाई RH एंड 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज, अच्छा स्फीयर का CSA या TSA 4 पाई R स्क्वायर और हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर, सो इट विल बी 2 पाई R स्क्वायर, सो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। सो सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन वी कैन टेक आउट 2 पाई R एंड वी आर लेफ्ट विद H प्लस 2R, ओके। सो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज, पाई इज 22/7, R इज 3.5, H इज 10, 2R इज 3.5, सो दिस विल बी द वैल्यूज। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 7 5 35, 0.5, सो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 एंड ब्रैकेट में 7 आएगा, 7 प्लस 10 17, तो 10 प्लस 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा और ये 22 ही रहेगा बाहर, 22 इंटू और यहाँ पे आ जाएगा 17। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस यू विल गेट, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ सेक्शन डी, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। एक टेबल गिवन है आपको और टेबल में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर। तो मीडियन और मीन तो बेटा बाद में आएंगे, पहले इस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ करना नहीं है। टोटल दिया हुआ है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज, 200 फैमिलीज यानी इन सबका टोटल होगा 200, ओके। सो जब मैंने इन सबको ऐड किया फ्रीक्वेंसी को तो आई गेट 172 प्लस एक्स,
इनको ऐड करके, और इक्वल्स टू, क्योंकि 200 फैमिलीज हैं तो इक्वल्स टू 200, तो 172 प्लस एक्स इक्वल्स टू 200, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 28। तो फर्स्ट पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया एक्स इक्वल्स टू 28। अब इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, जो कि फर्स्ट पार्ट था एक्स इक्वल्स टू 28 वी हैव कैलकुलेटेड। अब इसमें आपको मीन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए यू नो वी नीड मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल, और मिड वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है 1250 1750, तो अकॉर्डिंगली मिड वैल्यूज आर देयर। अच्छा, अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े हैं, मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और शॉर्टकट भी लगाते हैं तो उसमें भी इट विल टेक टाइम। तो हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल बनाने के लिए, जब भी नंबर्स बहुत बड़े होते हैं तो मैंने सिंपली बताया हुआ है बेटा आप लोगों को कि आप इसमें सीधा स्टेप डिविजन मेथड यूज करेंगे। दैट मीन्स यू कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए अपॉन 500। अब स्टेप डिविजन मेथड x माइनस ए अपॉन 500, ए हमारा अज्यूम्ड मीन, तो ए हमने लेट कर लिया 3250 को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब यू कैलकुलेट करोगे x माइनस ए डिवाइडेड बाय 500, तो यू विल गेट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, दिस इज योर u। ओके, नाउ हम मल्टीप्लाई करते हैं अब f को u के साथ, तो 24 × 4 -96, अकॉर्डिंगली सबको मल्टीप्लाई किया तो समीशन ऑफ fu यानी fu का सम विल गेट -235। ओके, अब fu हमारे पास आ गया, तो नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन। तो x बार का फॉर्मूला स्टेप डिविजन में a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h, तो a इज 3250 अज्यूम्ड मीन जो हमने अज्यूम किया था, प्लस सिग्मा fu इज -235 डिवाइडेड बाय सिग्मा f, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज 200 इंटू 500, दैट इज h, गैप ऑफ द क्लास इंटरवल। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3250 माइनस 117.5, एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस, तो दिस इज 3132.5, दिस इज द फाइनल आंसर। मीन आपका जो आएगा वो आएगा 3132.5। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मीन इन क्वेश्चन नंबर 34। नंबर 34 का सेकंड पार्ट मीडियन, जिसमें आपको कैलकुलेट करनी है, मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करने था। तो मीन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और अब हमने मीडियन की बात करेंगे। तो मीडियन के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन हम ऐड करते हैं 24 प्लस 40 64, 64 प्लस 33 97, अकॉर्डिंगली 98 7 प्लस 28 125। तो हमने CF कैलकुलेट की। CF कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे मीडियन के क्वेश्चंस में, दैट इज n/2 कैलकुलेट करना। n/2 इज 200/2, दैट इज 100। अब 100 को वी हैव टू फाइंड अंडर CF, या तो 100 या 100 से बड़ी एक वैल्यू। तो 100 तो वी कैन नॉट फाइंड, बट 100 से बड़ी एक वैल्यू 125 वी कैन फाइंड। तो इस ये जो क्लास है दिस विल बी योर मीडियन क्लास। तो इस 100 को जहाँ पे आप फाइंड करते हो वही आपकी मीडियन क्लास होती है। अब मीडियन क्लास से हमें मीडियन के फॉर्मूले का सारे के सारे वैल्यूज फाइंड होंगी। L means lower limit, n/2 we have already find। CF, अच्छा, CF is cumulative frequency previous to median class, that means this will be your cumulative frequency for the formula। F the corresponding frequency of the median class, H is the class gap as usual। तो L is 2500, CF 97, F 28 एंड 500। अब हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूले में सारी चीज़ें रखने के बाद व्हेन वी गेट आवर आंसर, तो इट विल बी 2553.57। So your final answer for the mean will be 2553.57। So this is question number 35, option A। height and distance का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a straight highway leads to a foot of the tower। foot of the tower is Q। A man standing on the top of the tower observes two cars, A and B are the two cars at an angle of 30 degree and 60 degree। So this figure is according to this question, which is approaching to the foot of the tower। That means both of the car are approaching to the foot of the tower and exactly behind the other, ठीक है, एक B के पीछे। तो find the distance between the two cars। So we need to find this distance AB। Okay, this AB we need to find। So first of all when we start solution, when we have drawn the diagram, तो आपको मेंशन करना होगा PQ is the height of the tower। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 35, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है एक स्ट्रेट हाईवे, सो दिस इज हाईवे लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, क्यू। और एक मैन स्टैंडिंग ऑन द फुट ऑफ द टावर, और वो देख रहा है दोनों कार्स को, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो आई मेड द फिगर अकॉर्डिंगली। पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर, जहाँ पे क्यू जो है फुट ऑफ द टावर है, ठीक है। ए एंड बी आर द टू कार्स, सो ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। सो ए बी विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अच्छा, मैंने आपको सिंपली बताया, देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये दिस विल बी 30, ये 60 है तो दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। सो ये हमारे पास दो फिगर्स है, एक सिंगल फिगर है जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास है।
तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि व्हेनेवर यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल इन हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, तो आप उसमें कॉमन पार्ट फाइंड करने की कोशिश करते हो। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉमन पार्ट है दैट इज 75, तो 75 की हेल्प से ही हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, √3 की भी वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, एक एक ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो फर्स्ट वी टेक ट्रायंगल PAQ। इन ट्रायंगल PAQ वी एंगल इज 30 डिग्री, सो tan 30 will be equals to PQ divided by AQ. Is it clear? तो tan 30 value is 1 by √3, PQ is 75 upon AQ we need to find. So AQ will be 75 √3 meter. This will be your AQ. Now we'll take another triangle, triangle PBQ. In triangle PBQ, what we have angle of 60 degree, so tan 60, तो tan 60 is equals to PQ divided by BQ. So this will be √3 and PQ is 75 and BQ we need to find. So BQ will be 75 divided by √3, and when we rationalize it we will get 75 √3 divided by 3, and when you solve it you will get 25 √3 meter. So this will be your BQ. अब हमें फाइंड करना है बेटा डिस्टेंस बिटवीन AB। तो A और B के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव दिस AQ एंड वी हैव दिस लेंथ BQ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB। तो AB फाइंड करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट AQ माइनस BQ। ठीक है, AQ हमने फाइंड कर लिया, AQ में से BQ माइनस करोगे तो यू विल गेट योर AB। तो AQ इज 75 √3, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और BQ इज 25 √3, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके विल गेट 50 √3। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है बेटा। ठीक है, तो √3 इज 1.73 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 50 into 1.73 you will get 86.5 meter. So the final answer, the distance between two cars is 86.5 meter. So this is the solution number 35 A part. This is again question number 35 B option. B option means और वाला portion है। ठीक है, से भी सिंपल क्वेश्चन है 9th चैप्टर का। लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टार। तो केबल टार, दिस इज योर केबल टार CD मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन is 60 degree. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री टू द फुट ऑफ द टार। तो फुट ऑफ द टार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 30 डिग्री, एंड वी नीड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टार, दैट मीन्स DC। सो दिस इज द डायग्राम, बहुत सिंपल डायग्राम और बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज 7 मीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इन दिस रेक्टेंगल दिस इज AB, तो AB विल बी इक्वल्स टू EC 7 मीटर, सो दिस विल बी योर 7 मीटर। बहुत सिंपल है बेटा। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ACE राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वी हैव tan 30, तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा EC डिवाइडेड बाय ACE। तो tan 30 इज 1 by √3, EC इज 7 एंड AE वी नीड टू फाइंड। तो AE will be equal to 7 √3 meter. So this is AE. Now what we do, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो आप AE आ चुका है आपके पास। तो जब AE आपके पास आ चुका है तो यू कैन अप्लाई इन ट्रायंगल ADE, दिस इज tan 60 is equals to DE divided by base, that means AE, तो it is √3। so DE AE क्या है बेटा, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 7 √3, एंड व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 21 इज इक्वल्स टू DE। सो द लेंथ ऑफ DE इज 21, बट नाउ वी हैव टू फाइंड द होल लेंथ, द होल हाइट DC। तो DC के लिए सिंपली व्हाट यू कैन डू, आपको सिर्फ ये 7 और ये DE को ऐड करना है। तो 7 + 21 दैट इज 28 मीटर विल बी योर फाइनल आंसर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 28 मीटर। गवर्नमेंट, एक फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इजी क्वेश्चन है ये भी, कि गवर्नमेंट काउंसिल ने एक प्लेग्राउंड बनवाया है। प्लेग्राउंड में रेक्टेंगुलर एरिया देख रहे हो, ये आपका प्लेग्राउंड का एरिया है, और जहाँ पे 1 और 2 जो क्वाड्रेंट है दिस इज फॉर द स्पेशल सिटिंग। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, ये प्लेग्राउंड का एरिया, और पार्किंग जो है सेमी सर्कुलर में।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पार्किंग एरिया इज दिस वन। अब आपसे बोला है व्हाट इज द टोटल पैरामीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, फर्स्ट पार्ट में आंसर टोटल पैरामीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। देखो पार्किंग एरिया की बात करें तो ये पूरा पार्किंग एरिया है आपका, तो इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर ऑफ पार्किंग एरिया में व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट पार्ट पैरामीटर ऑफ पार्किंग एरिया, इसमें आपको सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का पैरामीटर दैट मीन्स पाई आर डिवाइडेड बाय 2, सॉरी सिंपल पाई आर, 2 पाई आर फुल होता है तो पाई आर प्लस आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा बेटा रेडियस का ट्वाइस दैट मीन्स डायमीटर, दिस डायमीटर यू नीड टू ऐड। तो पैरामीटर ऑफ पार्किंग एरिया पूरा इस तरह से आएगा, तो पाई इज 22/7, रेडियस इज दिस होल इज 7, डायमीटर तो रेडियस विल बी 7/2 एंड प्लस 7 डायमीटर, सो इट विल बी तो 11 + 7 दैट इज 18 मीटर, 18 यूनिट यू कैन राइट, क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं दी हुई, तो 18 यूनिट्स विल बी योर पैरामीटर फॉर पार्किंग एरिया। इज इट क्लियर? दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट का ए पार्ट, उसमें पूछा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट। देखो आपको क्या करना है, इस पार्किंग का एरिया फाइंड करना और इन 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली, देखो पार्किंग का एरिया तो सेमी सर्कल है तो पाई r1² 2, R1 मैंने इसलिए लिया बेटा बिकॉज यहाँ पे 2 रेडियस हैं, एक इस क्वाड्रेंट की भी और यहाँ पे भी है, तो इसलिए मैंने R1 एंड R2 से डिनोट किया है। तो इसका एरिया हो गया ½ × πr², और ये क्वाड्रेंट्स का एरिया बेटा, तो क्वाड्रेंट्स 2 हैं इसलिए 2, 1/4 πr², R2 मीन्स सेकेंड रेडियस, ओके। तो ये क्वाड्रेंट का एरिया πr²/4 बिकॉज वी नो कि क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 4th पार्ट होता है, इसलिए हमने उसको 4 से डिवाइड किया है और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है बिकॉज वी हैव 2 क्वाड्रेंट्स। अब जब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 22/7 R1 इज 7/2, ओके 7/2 स्क्वायर है इसलिए 7/2 × 7/2 सोल्व करोगे यू विल गेट 77/4। अब यहाँ पे 2 × 1/4 22/7 R2 इज 2, इसकी जो रेडियस है ना क्वाड्रेंट के दिस इज 2, तो 2 × 2, तो व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट 44/7। अब 44/7 और 77/4 को जब ऐड करोगे बाय एलसीएम तो यू विल गेट 715/28 एंड 25.53 यूनिट्स विल बी द फाइनल आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पार्ट में ए ऑप्शन टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स इज 25.53 यूनिट्स, ओके। दिस इज द बी पार्ट ऑफ द सेकंड ऑप्शन, 36 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन का बी पार्ट और वाला पोर्शन है। इसमें आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है प्ले ग्राउंड की, प्ले ग्राउंड इज रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड का एरिया L × B एंड टू द सेमी सर्कुलर एरिया। जब हम इसकी रेशियो फाइंड करेंगे तो इट विल बी 14 × 7, लेंथ इज 14, ब्रेथ इज 7 एंड ½ πr² एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 7 इससे कैंसिल आउट करोगे 11 आएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 × 14, सो यहाँ पे आया बेटा आपके पास 2 × ये दोनों 2 जो हैं ऊपर चले जाएंगे डिवाइडेड बाय अच्छा ये 7 भी बेटा आपका आएगा यहाँ पे एंड यू विल लेफ्ट विद दिस, तो 2 × 2 × 2 2 to the 4 8 7 8 56 डिवाइडेड बाय 11, तो इट विल बी 5.3 something units. So this is the answer for question number 36 सेकंड का बी पार्ट। सिंपली आपको रेशियो निकालनी थी टू द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड एंड द एरिया ऑफ पार्किंग। तो प्ले ग्राउंड का एरिया L × B और पार्किंग का ½ × πr² रेशियो वी कैन फाइंड इन दिस वे। अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी है बेटा कि अगर प्ले ग्राउंड को हम रेक्टेंगुलर एज्यूम करते हैं तो एरिया ये आएगा, बट ये जो सेटिंग अरेंजमेंट है अब इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सेटिंग अरेंजमेंट को माइनस करना है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड जो है वो पूरा रेक्टेंगुलर शेप में ही लिया हुआ है इन्होंने, इसलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल का ही लिया है एरिया। अच्छा अगर किसी ने सेमी सर्कुलर एंड्स को माइनस किया है प्ले ग्राउंड के एरिया में से तो आई थिंक वो स्पेसिफाई नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। पार्ट ऑफ द 36th क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट। देखो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है प्ले ग्राउंड और पार्किंग एरिया की। तो फेंसिंग बेटा आप आउटर साइड में करोगे पूरी फेंसिंग, ठीक है। तो फेंसिंग के लिए देखो 2 लेंथ ऐड हो जाएंगी, तो 2L, ब्रेथ ये वाली ऐड होगी बिकॉज हमें आउटर एरिया में ही फेंसिंग करनी है, तो दिस इज B। और इसका ये जो है सेमी सर्कुलर है, तो सेमी
आपका आ जाएगा सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई आर। ओके, सो 2L यानी 2 × 14 28 प्लस 7 प्लस आपका ये आ जाएगा कैंसिल आउट होके 11, तो इट विल बी 28 प्लस 7 35 प्लस दिस 46 यूनिट, दिस स्क्वायर यूनिट आप लिख देना इस तरह से, बिकॉज सॉरी यूनिट ही आएगा बिकॉज लेंथ है। तो 46 यूनिट इज द टोटल फेंसिंग। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आप कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आप सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाय 2, तो 2 × 46 दैट विल बी 92 रुपीज़। सो दिस इज योर फाइनल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओके, फेंसिंग हमें करना था प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया दोनों की, तो मैंने आउटर सारा इसका एरिया को सॉरी लेंथ को ऐड किया है। तो दिस विल बी योर फाइनल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आया, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन में गिवन है 2 स्कूल पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट। 2 स्कूल हैं पी और क्यू, दोनों ने डिसाइड किया अपने स्टूडेंट्स को प्राइज अवार्ड करने के लिए। और हॉकी जो है 2 गेम्स ₹X पर स्टूडेंट हॉकी के लिए और क्रिकेट के लिए ₹Y पर स्टूडेंट। ओके, अब पी स्कूल के पास जो टोटल अमाउंट है वो 9500 रुपीज़ का है, और क्यू स्कूल के पास जो प्राइस के लिए जो अमाउंट है दैट इज 7370 रुपीज़। अच्छा, पी स्कूल 5 स्टूडेंट है उसके हॉकी के और 4 हैं क्रिकेट के, उनको जो टोटल प्राइस दे रहा है 9500। और सिमिलरली क्यू स्कूल में देर आर 4 हॉकी एंड 3 फॉर क्रिकेट, और इनका जो टोटल प्राइस अमाउंट है दैट इज 7370। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में द क्वेश्चन आस्क्ड कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंपली वी कैन डू द फर्स्ट पार्ट फॉर द स्कूल पी। वी कैन, देखो 5 बच्चे हैं हॉकी के लिए और हॉकी के एक बच्चे को मिल रहा है X रुपीज़, तो 5 स्टूडेंट को कितना मिलेगा 5X। क्रिकेट के एक बच्चे को मिल रहा है Y रुपी, तो 4 स्टूडेंट है तो 4Y, और टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस है पी स्कूल के पास 9500। So this is the first equation. Second, similarly for Q, 4x plus 3y is equals to 7370. So these are the 2 equations. ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। P के पास 5 हॉकी के थे, 4 क्रिकेट के थे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो पहले हॉकी है फिर बाद में क्रिकेट है। तो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंगली Q के लिए भी वी कैन फॉर्म अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो द फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है बेटा, दोनों इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द प्राइज मनी प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी। तो हॉकी का प्राइज अमाउंट निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा इंडिविजुअली। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइमल्टेनियस, तो पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली को 5 से। तो हमारे पास इक्वेशन आई 20x + 16y = 38,000, और यहाँ पे इक्वेशन ये वाली आएगी। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y और इसको माइनस करके आएगा 1150। तो दिस इज द वैल्यू फॉर क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो प्राइस अमाउंट है दैट इज 1150 पर स्टूडेंट। अब आपसे पूछा हॉकी का, तो हॉकी का निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब हम y की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज ₹980। तो ये है प्राइस वैल्यू फॉर हॉकी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के जो और वाला पोर्शन है ना बेटा बी पार्ट में आपसे पूछा है प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। कौन से में प्राइज अमाउंट ज़्यादा है, कौन सी गेम में और कितना ज़्यादा है। तो बेटा देख सकते हो हॉकी में है 980 और क्रिकेट में हॉकी का कितना प्राइस अमाउंट है। हॉकी का प्राइस अमाउंट अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 980, और क्रिकेट का जो प्राइस अमाउंट है, क्रिकेट का प्राइस अमाउंट इट इज़ 1150। तो आप देख सकते हो किसका अमाउंट ज़्यादा है। तो पहले आंसर आ जाएगा कि क्रिकेट का अमाउंट ज़्यादा है, तो आंसर इज क्रिकेट इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ प्राइज मनी। और कितनी ज़्यादा है तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 11 बाय हाउ मच के लिए यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो 1150 माइनस 980, तो यू विल गेट 0 15 और 10 170 रुपीज़। तो 170 रुपीज़ ज़्यादा है क्रिकेट में प्राइस मनी। सो दिस विल बी द आंसर फॉर सेकंड का ए पार्ट, जिसमें आपको हॉकी की फाइंड करनी थी। और ये और वाला पोर्शन है कि इसमें सिंपली ये बताना है कि किसका अमाउंट ज़्यादा और कितना ज़्यादा है। तो वी कैन सी क्रिकेट का अमाउंट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 170 रुपीज़ एक्स्ट्रा है क्रिकेट के अंदर प्राइस मनी।
तो दिस इज द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम। अगर हर एक गेम, दोनों गेम से 2-2 बच्चे हैं तो टोटल प्राइज अमाउंट कितना होगा। तो सिंपली हम हॉकी का प्राइज अमाउंट पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, क्रिकेट का भी प्राइज अमाउंट पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें सिंपल क्या करना है, अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके भी 2 बच्चे हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर जो आया हमारा 4260। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा दोनों 2 स्टूडेंट्स फॉर ईच गेम, तो ये आएगा 4260। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है डिफरेंट पॉइंट्स के, डायग्राम आपका बुक इसके फिगर इसमें गिवन है पेपर में, और आपसे बोला है फर्स्ट पार्ट में टेकिंग O एज अ ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -200 0, ओके, Q के है 200,0 और PQRS बीइंग अ स्क्वायर, तो आपसे R और S के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो P के कोऑर्डिनेट है -200,0 और Q के कोऑर्डिनेट है 200,0 और PQRS एक क्या है, स्क्वायर है, तो सारी साइड्स इक्वल आएंगी। अच्छा, P से लेके Q का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूँ तो 200 यहाँ पे और 200 यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस PQ का आ जाएगा कितना, 400 यूनिट्स। अब टोटल डिस्टेंस 400 यूनिट्स है बेटा किसका, PQ का, तो QR को भी 400 यूनिट होना ही पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर है। तो जब ये 400, तो दैट मीन्स व्हाट, R के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, इसका जो ये लेंथ है दैट मीन्स y तो इसका आएगा 400, ठीक है। और S की भी अगर हम बात करें तो S में भी जो y आएगा आपका दैट विल बी 400। बट अब x की बात करें, x का क्या कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 200, तो यहाँ पर आएगा बेटा 200 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अगेन 200, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है -200, तो क्योंकि यहाँ पे x माइनस होता है तो -200। तो r को हम लिख सकते हैं, r के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी 200, 400, क्योंकि 400 क्यों, बिकॉज ये डिस्टेंस 400 है बेटा और ये 200 है, ओरिजिन से आप लेते हो। और Q का जो आएगा, सॉरी S का जो आएगा इट विल बी -200, क्योंकि X तो सेम ही रहेगा और Y का 400। सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर R एंड S। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना, सिंपल है। ये 200, ये 200, तो टोटल 400 यूनिट हो गया, तो ये लेंथ भी 400 की होगी, तो ये y का डिस्टेंस मेजर करता है तो y 400 हो गया, तो कोऑर्डिनेट y के 400 है। अब r आपसे पूछा है x के कोऑर्डिनेट, तो 0 से यहाँ तक के मेजर करो, x कितना है 200 है, तो ये 200 ही आएगा। यहाँ पे -200 है तो ये -200 आएगा। तो s के कोऑर्डिनेट -200, 400 और r के 200, 400। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये ऑप्शन है उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ PQRS स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ साइड कितनी है, अभी हमने बताया था 200, 200, 400, तो 400 का स्क्वायर दैट विल बी 16, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 1,60,000 सेंटीमीटर। और यू कैन से जो भी यूनिट गिवन है तो आप स्क्वायर यूनिट लिख देना, बिकॉज कोई भी यूनिट गिवन नहीं है। तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा बेटा आपका 1,60,000, ओके। सो दिस इज द सेकंड का। अब इसमें पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR। अब इस PR डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इसी का B पार्ट है, और वाला ऑप्शन स्क्वायर है बेटा, और स्क्वायर में जो डायगोनल की लेंथ होती है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। दिस इज बिकॉज a² + a² 2a², पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो √2 इंटू साइड कितनी है बेटा इसकी 400, सो 400, सो वी कैन से 400 √2 यूनिट। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा, इसमें √2 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको सिंपल यहाँ तक छोड़ सकते हो, 400 √2। इज इट क्लियर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। बहुत इजी था बेटा सेकंड पार्ट। एरिया पूछा था तो साइड स्क्वायर, साइड 400 है तो 400 का स्क्वायर करके निकाल दिया। डायगोनल पूछा तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, और साइड है हमारी 400, तो अकॉर्डिंगली डायगोनल भी आप फाइंड कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इफ S दिस पॉइंट डिवाइड्स CA को डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, k:1, यानी जो S पॉइंट है वो इस लाइन को k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन है, k:1 की रेशियो दी हुई है और आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। तो देखो उसके लिए हमारे पास a के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 200,800 एंड c के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है बेटा। c के कोऑर्डिनेट बट यू कैन फाइंड फ्रॉम द फिगर, यू कैन सी जो c है वो 6 लाइन के डिफरेंस पे है, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए जो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे इट विल बी -600,0,
तो सी के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है, लेट्स अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। वाई का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि वाई यहाँ पे 0 है, तो वाई का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाय द सेक्शन फॉर्मूला वाई के लिए। तो s के कोऑर्डिनेट वी नो, s कितना आया था बेटा, s का y कितना है 400, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s के भी कोऑर्डिनेट -200, 400। तो s का जो y का कोऑर्डिनेट है दैट इज 400, m इसके y2। अच्छा c a दिया हुआ है तो बेटा c को हम x1 y1 मानेंगे और a को हम x2 y2 मानेंगे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y2 विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर दिस इज 800 and n is 1 and y1 means y का कोऑर्डिनेट c का, तो इट इज 0 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। तो इट विल बी 400 के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस 400 और इज इक्वल टू 800 k, और जब 800 ये उधर जाके माइनस होगा k वाली टर्म, तो 400 इज इक्वल टू 400 k एंड द वैल्यू ऑफ k विल बी 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी तो नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सी को हम कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे पहले तो आपको, और सी के कोऑर्डिनेट आप डायग्राम से फाइंड कर सकते हो, -600, 0। सी ए की रेशियो केस टू वन जब रेशियो गिवन है तो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि x1 y1 किसको लेना है, x2 y2, बिकॉज सी ए से स्टार्ट हो रहा है तो सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट x2 y2, और y का फॉर्मूला लगाया हमने सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो k की वैल्यू विल गेट 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट 3। तो बेटा अब हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। जो मैथ्स का हमारा पेपर हुआ था क्लास 10th का बोर्ड का डेली रीजन का सेट 3 था आई थिंक, तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। और अगर आपको अभी भी किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपके सॉल्यूशन को, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी, सॉल्यूशंस अच्छे लगे, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मैं और भी सॉल्यूशंस आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।